हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम सोच रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वीडियो बनाई जाए, और आप लोगों ने उसके कमेंट्स में बहुत सारी हमें कमेंट्स किए कि आप इस पे वीडियो बनाएं। तो एक्चुअली हमारे पास ये आज की वीडियो वही वीडियो है। इसमें क्या क्या हम चीज़ें देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो बेसिक मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को डिवाइड किया ना, वो मैंने एज ग्रुप के हिसाब से किया। मतलब कि एक यंग बॉय से एक मैन, फिर ओल्डर मैन, और फिर रिटायरमेंट प्लान, इस तरह। तो इसमें चार एज ग्रुप्स होंगे हमारे पास, ठीक है। ये बेसिक सी एक इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हम चार एज ग्रुप्स के बताएंगे कि उसके हिसाब से किस किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कि कौन सा हाई रिस्क है, कौन सा लो रिस्क है। एज ग्रुप के लिहाज से कौन सा हाई रिस्क, आपको हाइयर रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो लेट्स डिगिन इनटू द वीडियो, और हम आपको अभी सारा बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन छोटी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, सॉरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जिसके हिसाब से हम आपको आ, थोड़ा सा अभी डॉक्यूमेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं, फिर आपको हम लाइव एग्जांपल्स दिखाएंगे कि किस तरह हमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स करने चाहिए, किस तरह हमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हमें कितना रिटर्न दे सकते हैं, हमें डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक कितना रिटर्न दे सकते हैं। एंड दिस ऑल स्टफ विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सबसे पहले बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास चार एज ग्रुप्स हैं। सबसे पहला एज ग्रुप हमने रखा है 18 से 25। मतलब कि जैसे कि एक नौजवान आदमी है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट है कि उसने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसको उसका गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल जो आम आदमी होता है, यंग मैन होता है, उस वो एक अनमेरिड बंदा होता है, ठीक है, 18 से 25 के दौरान मोस्टली, ठीक है। तो अब उसका जो गोल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए एग्रेसिव वेल्थ और ग्रोथ, ठीक है। अब एग्रेसिव वेल्थ और ग्रोथ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो कैपेबल है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो कैपेबल है हायर रिस्क लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम मज़ीद आगे देखेंगे कि इसमें हमें मज़ीद एलोकेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक ग्रुप है 25 से 35 ईयर्स। मोस्टली ये लोग रिसेंटली मैरिड होते हैं, ये मैरिड होते हैं, और इन पे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बच्चों की, या फिर घर की, या फिर घर के अखराजात की। तो इसमें हमारे पास क्या उनका गोल क्या होना चाहिए, उसका उनका गोल होना चाहिए कि बैलेंस्ड एक ग्रोथ मिलनी चाहिए, और वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिनिमल, मतलब मिनिमल से हायर थोड़ा सा रिस्क लेने के कैपेबल होते हैं, ठीक है। ये दूसरा एज ग्रुप है हमारे पास। तीसरा एज ग्रुप क्या है हमारे पास, कि 40 से 55 के दौरान, कि वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं लोग, कि अब अच्छा मैं अब 40 का हो गया, मैं 55 तक रिटायर होऊंगा या 50 तक रिटायर होऊंगा। साल मैटर कर सकते हैं, ठीक है। आप मैं इस वक्त रिटायर होऊंगा, मेरे पास इतने पैसे होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, वो रिस्क नहीं ले सकता, मिनिमल, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, वो मिनिमल रिस्क होगा उसमें, ठीक है। और जो मैक्सिमम होगा एलोकेशन, वो हम करेंगे कि सेफर स्टॉक्स में, या सेफर डिविडेंड स्टॉक्स में, ठीक है। ये एक बेसिक ओवरव्यू होगा इसका। और जो चौथा हमारे पास एंड लास्ट एज ग्रुप है, वो ये है कि 55 अबव, जो कि लोग प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब हमने आगे बच्चों के बारे में सोचना है कि हमने उनको जायदादों में क्या कितने कितने हिस्से देने हैं। तो अगर मतलब ये हो सकती है एक सोच, क्योंकि कुछ लोग मैं जानता भी हूँ वो इस सोच से भी इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये भी एक सोच हो सकती है जिसमें हमारे पास रिस्क ना होने के बराबर होगा, और हमारे पास थोड़ा बहुत उसको हम एलोकेशन कहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पहले एज ग्रुप के बारे में डीपर बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले एक यंग अनमैरिड बंदे के लिए एग्रेसिव ग्रोथ, एग्रेसिव वेल्थ एक्यूमुलेशन एक मेन एम होता है, ठीक है। आई होप मेरी ऑडियो और वीडियो सही आ रही, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, और पेनी स्टॉक्स, ये चार तरह की एलोकेशंस है जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी रखी हुई हैं, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरह रखें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक, जिसको हम कहते हैं कि मायनों में कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड नहीं देते,
या डिविडेंड देते हैं तो इतना मिनिमल देते हैं कि उससे कोई 1 2 3 4 5% बनता है। तो ये स्टॉक्स होते हैं बेसिकली, मोस्टली इन केसेस हम देखें तो ये बोनस देने वाले स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देते हैं अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, साथ साथ मैं आखिर में कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि कहाँ कहाँ हमें पेनी स्टॉक्स की एग्जांपल्स कुछ दूंगा। मैं स्विंग ट्रेडिंग की स्टॉक्स की एग्जांपल दूंगा, फिर हमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की कुछ एग्जांपल दे दूंगा, फिर हम ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक की कुछ एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, जो दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, हम ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में चूंकि रिस्क ज़्यादा होता है, हमें नहीं पता होता कि बोनस कब अनाउंस होगा, कि इनकी ग्रोथ कितनी होगी, और इन इन और कितने साल में हमें कितना बोनस मिलेगा, तो हमारे पास कितना CAGR निकल के आएगा। ठीक है, या रिटर्न निकल के आएगा। तो मोस्टली केसेस की मैं एग्जांपल बाद में दूंगा, मोस्टली केसेस इनका जो CAGR पर ईयर निकल के आता है ना, वो 30 से 60% का निकल के आता है। शर्त यह है कि आपने कम से कम 5 से 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास होती है डिविडेंड पेइंग स्टॉक। तो हम जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं उनकी जो अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन है वो रख रहे हैं 60%। मतलब कि अगर मैं 1 लाख रुपया डाल रहा हूँ तो उसमें से 60,000 रुपया मैं डालूंगा ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में। अगर मैं उसमें से 20,000 रुपया निकालूंगा, 60 के अलावा 20 निकालूंगा, मतलब टोटल 80 हो जाएगा मेरे पास, तो जो वो 20 मैं डालूंगा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। मतलब यहाँ पे मैंने 20% एलोकेशन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इसलिए दी है, क्योंकि एक अगर बंदा आ रहा है स्टॉक मार्केट में, एक न्यूबी आ रहा है, मतलब 18 से 25 साल के दौरान उसकी एज है, तो उसको ये होगा कि ठीक है मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ ना कुछ दिखे भी तो सही, मुझे आ भी कुछ रहा है। तो ये जो एलोकेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 20% एलोकेशन, कि आपको एक किक मिले कि आपको हाँ भाई मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डिविडेंड आ रहे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें ये है कि आपका रिस्क भी थोड़ा सा मैनेज हो जाता है इस सेंस में कि मतलब ज़्यादा अभी भी हायर रिस्क ही है। मोस्टली हमारा पोर्टफोलियो जो 80% पोर्टफोलियो है वो हाई रिस्क पे ही है, लेकिन 20% ठीक है भाई, सेफर साइड में भी हमने रखा हुआ है कि डिविडेंड भी आ रहे हैं हमें 20% से। ठीक है, जो तीसरी सी चीज़ होगी वो हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए रखेंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, जिस तरह के हम सीमेंट में देखते हैं कि काफ़ी, लकी सीमेंट को देख लें, लकी सीमेंट हमारे पास कभी बहुत ही नीचे चला जाता है, कभी बहुत ही ऊपर चला जाता है। अब उसकी एक रेंजेस डिफाइंड है, जिस तरह एंग्रो देख लें आप, एंग्रो वैसे ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक भी है, वो हम स्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंग्रो देख लें, वो एक पर्टिकुलर रेंजेस में घूमता रहता है। ये मैं इसकी एग्जांपल बाद में दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, ये जब मैं एक्सप्लेन कर लूँगा सारा कुछ, इसकी एग्जांपल मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम 10% एलोकेशन रखते हैं विद 20% रिटर्न। अब डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में कितना रिटर्न था हमें पता है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स अराउंड 15 to 25% रिटर्न हमें दे देते होते हैं। अब ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में हमारे 30 to 60% CAGR निकल के आता है। जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स होते हैं वो आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं, मतलब आपको 20% भी दे सकते हैं, आपको इवन 100% भी दे सकते हैं। हमने BOP में देखा 100% हमें मिला। हमें हमने उसमें देखा कोहिनूर स्प्रिंग मिल्स में देखा हमने, इवन दो वो हमारे लिए एक फंडामेंटली गुड स्टॉक्स नहीं है, लेकिन उसमें हम स्विंग बिल्ड करते तो हमें काफ़ी 2x 3x का भी रिटर्न मिल सकता था। BOP में भी हमने देखा। फिर हम जो है इसके अलावा हम जो मुख्तलिफ स्टॉक्स है, WTL है, उसमें भी हम स्विंग ट्रेड्स बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चौथी चौथी एलोकेशन आती है, जो स्विंग ट्रेड्स आता है वो आपको 20 से 50 के दरमियान ईजी रिटर्न दे सकते हैं, ईजीली। ठीक है, विद इन अ ईयर। अब पेनी स्टॉक्स की बात करें, पेनी स्टॉक्स हमारे पास वो स्टॉक्स होते हैं जो मैं जो समझता हूँ वो हमारे पास 10 रुपये से कम, जिस तरह के हमारे पास BOP में एक पेनी स्टॉक कहूँगा, लेकिन वो फंडामेंटली भी अच्छी समझी जाती है क्योंकि डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दे देता है और उसकी ग्रोथ वगैरह भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पेनी स्टॉक्स में आपके पास कॉसम आ जाता है, WTL आ जाता है, इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो हमारे पास 10 रुपये से नीचे हैं। जितने भी वो स्टॉक्स हैं मैं उसको हाईली स्पेकुलेटिव और पेनी स्टॉक्स ही समझता हूँ। उसमें लॉन्गर रन के लिए हम इन्वेस्टेड नहीं रहते, उसमें यह है कि हम सट्टा लगाते हैं। इसमें जो पेनी स्टॉक्स है, कचरा स्टॉक्स भी कहते हैं, उसको हम सट्टे के लिए रखेंगे कि देखो अब ये WTL नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो ठीक है, हमें 2x का रिटर्न हो जाएगा, 3x का रिटर्न हो जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर वहीं पे पड़ा रहेगा। ये हम रिस्क के लिए रखते हैं। हाँ, 10% हम रखेंगे एक सेपरेट रिस्क के लिए कि हम इसको ख़त्म भी हो जाए, मैं हमारे हाथ से चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है। और इवन दो स्विंग ट्रेड्स के लिए भी हम 10%, वो भी रिस्क पे ही होगा। तो लेकिन 60% मैं कहूँगा कि एक मीडियम रिस्क होगा, लेकिन वो भी रिस्क में ही होगा, लेकिन मीडियम रिस्क होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारे पास ये स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, कब हमारे पास ये
इसकी जो है बोनसेस अनाउंस होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं पता। अब जो मैं एम्फोसाइज़ ये करूँगा जो कि अगर ये पेनी स्टॉक्स और स्विंग ट्रेड्स की एलोकेशन जो रखी हुई है मैंने, अगर तो आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप लोग इसमें ना जाएं। तो ये जो 20% है वो आप या तो 10% डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में ऐड कर लें तो एलोकेशन हो जाएगी 30 की डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, और जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में है वो 70% एलोकेट कर लें, तो 70-30 की एक आपके पास अच्छी एलोकेशन बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और सेफर साइड पे रहूं, तो आप इसी में आप 60% ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में ही रहने दें और 40% आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में भी रहने दें। आल दो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बनाऊँ स्पेसिफिकली फॉर पीएसएक्स, और ताकि जो भी पीएसएक्स में लोग आ रहे हैं उनके बार उनके उनके पास, मुझे पता है कि मैं खुद ये एक चीज़ भी एक्सपीरियंस की है, उनके पास एक टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि हमने ये ट्रेंड्स कहाँ से ड्रॉ करने हैं, स्पेकुलेटिव मूव कैसे होंगी, हर स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस कैसे डिटरमिन करनी है जिसमें हमने बाय करना है, इस तरह की चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल कोर्स बनाऊँ तो नीचे टेक्निकल कोर्स लिखें, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि बना दें, या फिर जो भी मर्जी आपका दिल करे, ठीक है। तो अब जो इनकी एवरेज निकाल के आएंगे हम 18 से 25% की अगर हम एवरेज निकालें, तो 18 से 25 सॉरी ईयर्स की जो जो ये पूरी ग्रुप है, एज ग्रुप है, इनके जो रिटर्न्स हैं उनकी एवरेज निकालें 30 to 60 CAGR की, 15 to 25 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की, एस्टिमेटेड 20% रिटर्न ऑफ स्विंग ट्रेड्स एंड 30% रिटर्न ऑफ पैनी स्टॉक्स। तो इनकी जो एवरेज निकालें तो हमारे पास जो एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न बनता है पर ईयर वो 36% बनता है 1 लाख का, मतलब 1 लाख या फिर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी है उसका 36% बनता है। तो विच इज़ फिनोमिनल, क्योंकि हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा आ रहा है। आपने अक्सर सुना होगा हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो आप रिस्क ज़्यादा लेंगे, रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। इवन दो आप म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न मिलता है 15 से 20% का, 20 से 25% का मैक्स, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क कम है तो उसमें रिवॉर्ड भी कम है, उसके रिवॉर्ड की परसेंटेज भी कम है, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो इसमें रिवॉर्ड के चांसेस भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हाई रिस्की एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन इसका गोल है हमारा, ठीक है। अगर दूसरी देखिए बात हम, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं शादीशुदा लोग जिनके पास हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन्होंने उन्होंने क्या करना है, उन्होंने चाहते हैं कि वो बैलेंस्ड एक ग्रोथ हो और सेफ्टी हो उनके स्टॉक्स की, लेकिन हाँ वो कहते हैं कि हाँ भाई हम इस कैपेबल हैं कि हम अभी जॉब कर रहे हैं, हम जॉब से जो है अपना घर तो चला सकते हैं लेकिन हम साथ साथ थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं ताकि हमारी वेल्थ बने, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए इसमें हमने जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स की एलोकेशन रखी है वो हमने 50% रखी है। क्यों? क्योंकि और उस 50% को हमने डाल दिया है 10 वो 10% जो ऊपर रखा हुआ था वो डाल दिया हमने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि ये जो साइड इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क थोड़ा हम कम कर रहे हैं तो साइड इनकम थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इवन दो अगर आप चाहते हैं तो आप ये जो 20% नीचे वाला है स्विंग ट्रेड्स और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स वाला, ये भी डाल के ऊपर अपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में डाल सकते हैं और 50-50 एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमने ये, मतलब ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि आपने यही यूज़ करना है। ये हम उन आइडियल लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल भी आता है और थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी आता है और देखना भी आते हैं चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स पे भी वीडियोस बनाऊं और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पे भी वीडियोस बनाऊं विद हायर डिविडेंड यील्ड्स, तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अब इस एज ग्रुप की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जाहिर सी बात है हम जो रिस्क कम ले रहे हैं, मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में भी रिस्क कम ले रहे हैं, तो उससे जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलता है वो हमारे पास 32% निकलता है, जो कि 32,000 PKR पर ईयर बनता है, और 1 लाख। अभी इसमें से टैक्स वगैरह कटेगा ऑब्वियसली, वो हम अभी नहीं इसमें केटर कर रहे, ठीक है। तो अब जो तीसरी हमारे पास एज ग्रुप है उसका क्या गोल होना है हमारे पास, तीसरी एज ग्रुप क्या है। अब बंदा कहता है कि भाई मेरी जो वेल्थ है ना मैंने उसको ना मैक्सिमम प्रिजर्व करना है, मैं उसको ये नहीं चाह रहा कि मैं भाई हायर रिस्क में डाल दूँ या फिर क्या, मैंने अपनी रिटायरमेंट के लिए अपने वेल्थ को क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम एलोकेशन होगी, मैं एज्यूम करूँगा कि ये एलोकेशन भी आप देख सकते हैं। मैं इसके लिए एक बेहतर एलोकेशन ये समझूंगा कि आप 70% डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में डालें और 30% आप ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में डालें। बट इफ़ यू आर अ टेक्निकल गाय, मतलब आपको थोड़ा टेक्निकल से पता है, आपको पता है आरएसआई कैसे काम करती है, आपको पता है कि कब किसी स्टॉक को बेचना है कब खरीदना है, तो आप ज़रूर
स्विंग ट्रेड्स की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम रिस्क थोड़ा और कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें से जो है, यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो हमने यहाँ पर पेनी स्टॉक्स डाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे है ना, हमने यहाँ पे पेनी स्टॉक्स रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि वो 10% हम अब म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, तो मतलब रिस्क को थोड़ा और कम कर दिया हमने। अब नीचे भी हम यहाँ पर जो पेनी स्टॉक्स हैं वो ख़त्म कर दिए हुए हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में हम सट्टा नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ जो यंग पीपल है वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 10% एलोकेट कर दिए म्यूचुअल फंड में, जो कि हमें पता है एवरेज हमें इजीली 15% तो मिल ही जाता है म्यूचुअल फंड से। तो हमने पेनी स्टॉक्स की गेम ही निकाल दी है साइड पे। अब जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स है इसमें 10% हमने रखा हुआ है। इसमें आप अपने तरफ से ये 10% कहीं और भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें, चाहे आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में करें। ठीक है, आई विल नॉट सजेस्ट कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में करें, क्योंकि हम रिटायरमेंट सेविंग्स कर रहे हैं, हमें मैक्सिमम जो अपनी सेविंग्स हैं उनको प्रिजर्व करना है और उन अपने कैपिटल को सिक्योर करना है। ठीक है, तो आप इसके मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स का 10% जो एलोकेशन हमने की हुई है, या आप चाहते हैं कि मैं भाई इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, या मैं भाई चिल रहना चाहता हूँ, मैं बस मैंने जहाँ में इन्वेस्ट कर दिया मैं वहीं पड़े रहने चीज़ें पड़ी रहने देना चाहता हूँ, तो आप ये निकाल के आप रोज़ चार्ट नहीं देखना चाहते, आप निकाल के कहीं भी इसको एलोकेट कर सकते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, तो इसका जो एवरेज रिटर्न होगा हमारे पास इस एलोकेशन का जो हमने लिखी हुई है, इसका एवरेज रिटर्न होगा हमारे पास 27,000 PKR पर वन ऑन 1 लाख। ठीक है, तो 27% बनता है तकरीबन। ठीक है, तो ये एक तीसरी एलोकेशन होगी हमारे पास। अब चौथी हमारे पास एलोकेशन एज ग्रुप की बनेगी, कि वो लोग जो हेरिडिटरी मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, कि हमने अपनी जायदादों में से अपने बच्चों को हिस्सा देना है, तो ठीक है भाई, हमने 10-20 साल हमारे पास हैं, हमने इसमें इनको जायदादों में हिस्सा दे देना है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक्सट्रीम जो है, इस एक्सट्रीम लो रिस्क होता है। ठीक है, रिस्क हर जगह ही होता है, लेकिन एक्सट्रीम लो रिस्क होता है हमारे पास, और इसमें हमारे पास वेल्थ प्रेजर्वेशन हम करते हैं, और हम कहते हैं कि स्टडी इनकम जनरेट होती रहे हमारे पास। ठीक है, कि साथ साथ इनकम आती रहे, हम उसको री इन्वेस्ट करते रहें, और इसी तरह हम आगे इन फ्यूचर 10 ईयर्स या 20 ईयर्स जितना भी हम समझे इसको, हम इसको अब आगे हम जायदादों में हिस्सा दे देंगे। ठीक है, और भी कोई वजह हो सकती है, ये पत्थर पे लगी नहीं है कि हेरिडिटरी मैनेजमेंट ही हो, लेकिन कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन 55 ईयर्स एंड अबव के लिए ये एलोकेशन हमारे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को 5 to 10% रखते हैं। इसका मतलब आप डायरेक्ट जो CDC में रखवा रहे हैं शेयर्स अपने, या फिर आप डायरेक्ट ब्रोकर के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सिर्फ 5% 10% अपने पोर्टफोलियो का करेंगे। मतलब कि अगर आपके पास लाख है, तो आपकी पेंशन आती है कोई 1 लाख, तो आप उसमें से 5 से 10 हज़ार सपोज डाल रहे हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, और बाकी 90 to 95% आप डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में विद एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ 15%। तो इससे आपका रिस्क मिनिमल हो जाएगा, बहुत मिनिमल हो जाएगा, इतना कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि निगलिजिबल हो जाएगा। तो इसमें आपका जो रिटर्न निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14.5% to 16.2% पर ऑन 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आपके पास 14,500 to 16,250 पर ईयर इस पर रिटर्न आएगा। मतलब कि यही हमने सीखा कि हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड्स, लोअर रिस्क लोअर रिवॉर्ड्स। जितना हाई रिस्क करेंगे उतना हाई रिवॉर्ड होगा, जितना लो रिस्क करेंगे उतना लो रिवॉर्ड होगा। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास जो मेन चीज़ है कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हमें कैसे 30 to 60 CAGR दे रहे हैं। अगर तो जब भाई आप कह रहे हैं कि ये 30 to 60 CAGR दे रहे हैं, तो इसका हमें प्रूफ चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो, अगर ये मैंने MTL का वैसे ही निकाल के रखा हुआ है, अब सपोज ये चार्ट पे अगर देख लें हम, अगर मैं जिस तरह के मैं कह रहा हूँ कि आपने कम से कम 5 या 10 साल के लिए इसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, ये तभी हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स काम करेंगे। ठीक है, अब उसमें हम एग्जाम्पल एक देख रहे हैं। अब वो एक चीज़ अलग है कि हमने ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स देखने कैसे हैं, ढूंढने कैसे हैं, लेकिन सपोज हमें मिल गया ना, तो अब हमने उसकी एग्जांपल देखनी है कि वो कैसे काम करते हैं। अब सपोज 2014 में हमने, या 170 180 ही प्राइस चल रही थी, 2014 में हमने 161 के 100 शेयर्स खरीदे होते MTL के, तो आज उसके CAGR कितना निकल के आता है। तो 2014 में अगर हमने 16,100 रुपया खर्च किया होता, तो आज उसका CAGR निकल के आता है 35.77%, जो कि एक अच्छा CAGR है, मिनिमल CAGR है। और उस शेयर आपकी टोटल शेयर्स की वैल्यू होती है आज तकरीबन 3.5 लाख के करीब। ठीक है, तो ये एक आपको
एग्जाम्पल दे दी मैंने, ठीक है। इसके अलावा आपको पहले भी मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ कोलगेट की, कोलगेट भी हम देख लेते हैं। कोलगेट अगर हम, ये भी एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है हमारे पास, ये वो वाला स्टॉक नहीं है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है। तो अगर ये हम 10 साल पहले मतलब कि 2014 में ही इसको इन्वेस्ट करते हैं तो 433 रुपये तकरीबन हम इसको इसका रखते प्राइस, और 100 शेयर्स ही अगर खरीदते तो कोलगेट को हम देख लेते हैं कहाँ चलता। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें CAGR बनता है 33.43%। अगेन वो जो मैंने आपको एवरेज बताई है तकरीबन उतना ही बनता है, ठीक है। अगर आप इसको मतलब अगर पिछले साल 5 साल का देखें तो आपको कोलगेट का CAGR 60 कुछ परसेंट दिखेगा। तो अगेन वो कुछ 5 साल में ही बना है, लेकिन उससे 5 साल में ये CAGR कम था। तो टोटल अगर एवरेज निकालें 10 साल की तो CAGR आपका 33.43% बनता है, जो कि मैंने यहाँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लिखा भी है कि तकरीबन 30 से 60% का CAGR आपको विद इन ड्यूरेशन ऑफ 5 to 10 ईयर्स इजीली मिल जाता है। अब डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की बात करें, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में हमारे पास नो डाउट के हमें पता है कि कौन से अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। उनमें से एक एग्जांपल अगर हम देख लें तो एक एग्जांपल हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की भी है, और दूसरा एग्जांपल हम ईफर्ट की भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देख लें तो हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड यील्ड यहाँ पर तो वैसे कम आ रही है, लेकिन आपको डिविडेंड यील्ड वैसे डिफरेंट चीज़ होती है डिविडेंड परसेंटेज। जैसे अगर आप DPS की वेबसाइट पे भी जाके इसकी डिविडेंड्स देखें ना, और उसकी प्राइस से कंपेयर करें, अगर हम यहाँ पर इसको FFC में जाएं और उसकी डिविडेंड्स देखें, तो ये एक तो आपको जो देखने को मिल रहा है ये रेगुलरली डिविडेंड्स दे रहा है। और अगर आप इसकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करें, ये जब जनवरी 2024 में इसकी क्या प्राइस थी, अप्रैल 2024 में क्या प्राइस थी, जुलाई 2024 में क्या प्राइस थी, और इसकी एवरेज प्राइस को इसकी एवरेज रिटर्न से डिवाइड करके देखें, या इस तरह इसको जिस तरह भी यील्ड निकालते हैं वो देखें, तो आपको मतलब ये इनको ऐड करें, ये इसकी परसेंटेजेस को, ठीक है, और स्टॉक से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी इसकी, ठीक है। कि इतना इसने हमें रिटर्न दिया है ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। तो तकरीबन 15 से 20% ये भी इजीली दे देता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पोल है, इसके अलावा हमारे पास ईफर्ट है, वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इवन MTL भी हमारे पास डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक में ही आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ एक होगी। अच्छा, अब स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में हम क्या कहें, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में हम कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास लकी सीमेंट इज़ अ गुड स्टॉक के जो अपनी एक स्विंग के लिए मतलब स्विंग ट्रेड्स के लिए काफ़ी माना जाना जाता है। अभी हम यहाँ पे देखें तो वी नो कि ये एक रिलीजियस पैटर्न फॉलो करता है, यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट में। अब यहाँ पर जो खरीदेगा वो बेवकूफ़ी का काम करेगा, क्योंकि हमें तो इवन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ हमें थोड़ा सा टेक्निकल्स का नॉलेज होना चाहिए इसमें। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा इस ट्रेंड में आए, तो हम यहाँ पर बाइंग करें विद गुड रेट्स। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बाइंग से अगर हम कंपेयर करें तो कितने महीने लगते हैं, तकरीबन तकरीबन इसको 2 साल लगे दोबारा एक टॉप बनाने में। और 2 साल में इसने कितना रिटर्न दिया, तकरीबन हमारे पास 200% का, जिसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 साल में ही अपनी इन्वेस्टमेंट को 2x कर लिया। मतलब हमने एक अगर इसमें अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पर स्विंग ट्रेड में 10% लगाया होता तो हमने इस पे मज़ीद 20% और बना लिया होता। मतलब अगर हमने 10,000 लगाया तो हमने इस पर 30,000 बना लिया होता, और हम यहाँ पर एग्जैक्टली इस रेट में हम इसको बेच भी सकते थे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल होगी हमारे पास स्विंग ट्रेड्स बिल्ड करने की। और लकी सीमेंट वैसे भी एक फंडामेंटली गुड कंपनी है, तो कोशिश ये किया करें कि आप उसी में स्विंग ट्रेड्स बिल्ड करें जो एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी है। इसी तरह अगर हम एंग्रो की बात करें तो एंग्रो भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एक रिलीजियस पैटर्न फॉलो करता है। ये देखें, ये एक प्रॉपर इसने रेंजेस डिफाइन की हुई है, मंथली चार्ट है ये। तो हम एंग्रो को यहाँ खरीदेंगे अगर स्विंग के लिए तो ये बेवकूफ़ी होगी, हमें चाहिए कि हम इसको यहाँ पर खरीदें। तो अब जब यहाँ पर खरीदेंगे तो विद इन हमारे पास जितना भी होगा 50% का रिटर्न ईजिली दे सकता है। तो ये कब तक ऊपर जाता है, इसको कितना टाइम लगता है, तो तकरीबन तकरीबन ये ईजिली कोई 6-7 महीनों में तो चला जाता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 6-7 महीनों में ऊपर जाएगा तो हमें 30% का रिटर्न दे देगा, ठीक है, 50% का, सॉरी। तो ये 50% का रिटर्न यहाँ से भी आपको मिल सकता है। तो स्विंग ट्रेड्स इज अनदर गुड थिंग टू मेक मनी।
तो ये भी एक चीज़ होगी। अब पेनी स्टॉक्स की बात करें, पेनी स्टॉक्स में हमारे पास जिस तरह के हमारे पास WTL आ जाता है, WTL के बारे में हमने देखा कि ये इसमें हम सट्टा लगाते हैं, सट्टा या कचरा स्टॉक्स भी इसको कहते हैं, इसमें हम मोस्टली सट्टा लगाते हैं। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपने ख़रीदा होता है तो यहाँ पर हमारे पास कोई 2 मंथ्स में ही हमारे पास 300% का रिटर्न मिल जाता। अगर हम इसको छोड़ें, अगर हम डेली में जाएँ, हम डेली में काम करें अगर, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमने ख़रीदा होता तो हमने 30% का रिटर्न कोई 4-5 दिन में बना लिया होता, एक हफ्ते में बना लिया होता। तो ये एक सट्टा है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें स्पेकुलेटिव मूव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी आपको टेक्निकल्स की ज़रूरत होगी, बिकॉज यू आर कैचिंग अप द स्टॉक्स एट पर्टिकुलर प्राइस। लाइक अगर हम इस प्राइस रेंज में हमें स्टॉक मिल रहा है स्विंग बिल्ड करने के लिए, तो हम तभी लेंगे ना। अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें टेक्निकल्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस पे भी वीडियोस बनाऊँ जिससे आपको वैल्यू पहुंचे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक WTL की एग्जांपल होगी। इसके अलावा हमारे पास कॉसम की एग्जांपल है। हमने कॉसम को भी देखा, जिसका मैंने बताया था कि ये एक बबल है और ये फूटने लगा है। और यहाँ पर हमने डेली चार्ट में अगर यहाँ देखें तो ये यहाँ पे एक स्पेकुलेटिव मूव आया जिसमें 1-2 वीक्स में ही हमें 170% का रिटर्न मिला। फिर ये एक स्पेकुलेटिव मूव आया जिसमें 1 वीक में हमें 100% का रिटर्न मिला। फिर यहीं पे एक स्पेकुलेटिव मूव आया जिसमें तकरीबन हमें 2-3 हफ्तों में 300-250% का रिटर्न मिला। तो ये भी एक देखें, स्विंग ट्रेड है उसमें फिर भी आपको कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें आपको दिनों में 2-300% के रिटर्न मिलेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम सट्टे के लिए भी जो स्टॉक्स हैं वो रखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको टेक्निकल्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने सारी देख ली। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड्स में हमने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है? म्यूचुअल फंड्स में आप किसी भी बैंक का म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, मिज़ान का म्यूचुअल फंड देख सकते हैं आप, अल्फला का रोज़ाना आमदनी फ़ंड देख सकते हैं आप, बहुत सारे अनगिनत म्यूचुअल फंड है। आई विल सजेस्ट कि आप उसमें देखें, इस्लामिक में देखें, और उसमें लेकिन आप अगर कन्वेंशनल में देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन इस्लामिक में आप आई विल सजेस्ट कि इस्लामिक में ही देखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने आपको यहाँ पर बता दी है। अब एक चीज़, एक प्रो टिप आपको वैसे बता देता हूँ कि कभी भी आपने ब्रोकर की बात नहीं माननी। अब ब्रोकर जो होते हैं वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचते हैं। वो कहेंगे सपोज़, अब मुझे याद है कि मैंने जब पहली दफ़ा ब्रोकरेज अकाउंट बनवाया था अपना, तो उसमें जब मेरा पहला दिन था ना, जब उसने मुझे ID पासवर्ड दिया था और पहले मैं आया था इन्वेस्टमेंट करने, मैंने अपने पहले दिमाग में सोचा था मैंने करनी ही इन्वेस्टमेंट है, मैंने ये नहीं करना, ट्रेडिंग नहीं करनी या ये सट्टाबाजी नहीं करनी। तो अब उसमें ये था कि उसने व्हाट्सएप होता है हम ब्रोकर्स के पास सारों का, तो व्हाट्सएप पे उसने मुझे कहा कि एक्यूमुलेट WTL दिस एंड दैट। तो मैंने उसकी बात नहीं मानी, ठीक है, और WTL में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये जो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके पास सुबह आपने लाख का WTL उठाया तो उसमें से आपको इतने % ब्रोकरेज फीस देनी पड़े, और जितने भी इनको फ़ायदा किस में है? लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं है। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको क्या फ़ायदा है? वो उनको तब फ़ायदा है जब मैं ज़्यादा खरीदूंगा, ज़्यादा बेचूंगा। अगर एक ही दिन में मैं ज़्यादा खरीद रहा हूँ स्टॉक, ज़्यादा बेच रहा हूँ ना, तो उसमें से ब्रोकरेज फीस ज़्यादा कटेगी और उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कभी भी ब्रोकर्स की बात नहीं माननी कि ये स्टॉक उठाना है, ये नहीं उठाना। हमेशा अपने अपनी रिसर्च करनी है, या कोई एतबार का बंदा जो जिस तरह के कोई भी यूट्यूबर है, ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहा है, तो आप उस पे उसको कंसिडर कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं और अपने मुताबिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो भी जो बताए उस पर पत्थर की लकीर नहीं होती। अब ये भी मैंने जो 4 चीज़ें बताई हैं, 4 एज ग्रुप्स बताए हैं, ये पत्थर पे लकीर नहीं है। आप इसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे इसमें से भाई ईर्जा भाई ने ये चीज़ गलत बताई है, इसे ये चीज़ इसने यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मैं इसको मतलब ये 10% पेनी स्टॉक्स को मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ, मैं क्यों पेनी स्टॉक्स में डालूँ, तो आप उसमें वो 10% को 30% उसमें करके डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपके ऊपर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे सिर्फ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है अपने दोस्तों में से उनको शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम को वीडियो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।